सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर आवाज़ आ रही है तो आप लोग यस लिख दीजिए। आवाज़ आ रही है तो आप लोग यस लिख दीजिए ताकि आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ आ रही है तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है ना कि आज जो है मिडवाइफरी जो है नहीं होगी, आज होगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इम्यूनाइजेशन, इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत लोगों का ये था कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ाया जाए, इम्यूनाइजेशन चार्ट पढ़ाया जाए। तो चलिए आज उन्हीं लोग के जो है फरमाइश पे आज उन लोगों का फेवरेट टॉपिक आ चुका है। तो हम लोग मिडवाइफरी भी पढ़ेंगे। अगला जो भी क्लास आएगा उसमें मिडवाइफरी का हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। चूँकि बहुत लोगों का ये भी है कि थ्योरी भी पढ़ाया जाए। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी तो बताया भी जाता है, लेकिन आप लोगों के कहने पे स्पेशली थ्योरी वाला क्लास भी आएगा। ठीक है, जिसमें से कि आप लोगों को जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा थ्योरी में चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते जाइए, एग्ज़ाम में वही आना है। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को है सही आप लोग टिक करके आइएगा। बस आप लोगों को उसको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन जो चार्ट है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, आप लोगों को वो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो उसमें क्या क्या है वो सारा कुछ बताया जाएगा, कौन चीज़ कहाँ कैसे दिलाता है ये सारा कुछ तो आप लोग को बताया ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये रहा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी टीकाकरण का सारणी, जो कि लेटेस्ट वाला है, 2023 वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए टीका, आखिर टीका क्या है। ठीक है, टीका क्यों लगाया जाता है, टीका कब लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है। तो देखिए टीका होता क्या है, एक होता है टीका और एक होता है दवा, होता है इंजेक्शन होता है। ठीक है, दवा बोलिए या फिर इंजेक्शन बोलिए तो बात बराबर है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आखिर जो है दवा और टीका में अंतर क्या है, टीका किसे बोलते हैं। तो देखिए टीका सबसे पहले जानते हैं कि आखिर टीका क्या है। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, कभी भी कोई बाहर जाता था या फिर बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत लोग क्यूट लगते हैं, सुंदर लगते हैं, तो क्या बोला जाता है, जो भी घर में बड़े होते हैं तो जो है काला टीका लगा देते हैं। काला टीका लगाते हैं ताकि बुरी नज़र से बचा जा सके। ठीक है, तो ये हो गया बुरी नज़र से बचा जा सके। तो बुरी नज़र से बचा जा सके यानी कि क्या, जो भी उस पे आने वाली जो भी मुसीबत है उससे वो रोक देगा काला टीका। तो सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे वही है। टीका इसीलिए लगाया जाता है, जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी आ रही है, जो भी बीमारी अभी चल रही है, तो उस बीमारी से बचने के लिए, यानी उसको बीमारी हुई नहीं है लेकिन उस बीमारी से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। ठीक है, बीमारी से बचने के लिए पहले जो है उसका प्रिकॉशन लिया जाता है, बीमारी होने से पहले का ये प्रिकॉशन है। ठीक है, टीका। और फिर दवा क्या होता है, जब हम लोग को कोई बीमारी हो जाती है तब हम लोग दवा खाते हैं। ठीक है, बीमारी के बाद हम लोग क्या खाते हैं, दवा। लेकिन टीका क्या होता है ना कि बीमारी होने से पहले इसको लिया जाता है ताकि वो बीमारी नहीं हो। दोनों में यही अंतर है, ये अंतर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग लिख सकती हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीका जो है कब लिया जाता है, लिख लीजिए आप लोग। आप लोग कॉपी और पेन जो है, कभी भी क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो कॉपी और पेन निकाल के बैठिए। ठीक है, तो टीका का क्या कारण हो गया, टीका क्यों लिया जाता है। तो टीका आप सभी को पता है कि क्यों लिया जाता है, अभी पता नहीं होगा तभी आप लोग को पता चल गया कि टीका क्यों लिया जाता है, टीका क्यों लगाया जाता है। तो बीमारी से बचने के लिए, यानी बीमारी के पहले टीका लिया जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया।
उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि टीका जो है सिर्फ बच्चों को ही लगाया जाता है, बड़ों को भी, वयस्कों को भी लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि गर्भवती महिला हो गई, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी को कहीं कट फट गया तो उसके लिए टीटी लगाते हैं ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टीका सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लगाया जाता है, वयस्कों को भी लगाया जाता है, गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अब कोरोना का ही आप लोग ले लीजिए, तो कोरोना का क्या, वो हम लोग इंजेक्शन ले रहे थे नहीं ना, वो कोरोना का टीका ही हम लोग ले रहे थे, यानी कि कोरोना हम लोगों को नहीं हो इसके लिए हम लोग ले रहे थे। ठीक है, उसके लिए वो प्रिकॉशन ले रहे थे। तो ये चीज़ हो गया। तो चलिए इसमें देखिए सबसे पहले टीका आ रहा है गर्भवती महिला के लिए। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि आखिर, एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए जो है कौन कौन सा टीका जो है कब कैसे दिया जाता है। तो देखिए गर्भवती जो भी महिला होती है उसको क्या दिया जाता है, टीडी। पहले आता था टीटी, ठीक है, टीटी आता था, तो बहुत लोग अभी भी टीटी ही बोलते हैं, तो टीटी नहीं अब आ रहा है, अब आ रहा है टीडी। ठीक है, टीडी, इसका नाम चेंज हो गया है टीडी। तो आप सभी लोग अभी टीडी का फुल फॉर्म बताइए, टीडी का फुल फॉर्म बताइए, टीडी का फुल फॉर्म सभी लोग बताएंगे। जिन लोग को भी देखिए नहीं पता है, बहुत लोग का सही आंसर भी आ रहा है। तो देखिए टेटनस टॉक्साइड जो होता है, टेटनस, टेटनस टॉक्साइड, बहुत लोग टेटनस टॉक्साइड बता रहे हैं। तो देखिए ये टेटनस टॉक्साइड, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो ये टीटी का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, जो कि पहले आता था, लेकिन अब ये नाम चेंज हो गया है टीडी, टेटनस डिप्थेरिया। ठीक है, टेटनस डिप्थेरिया, ये जो है टीडी 2 बीमारियों से बचाती है, पहला टेटनस और डी से क्या हो जाएगा, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया बीमारी से बचाता है। आप सभी को पता होगा डिप्थेरिया क्या है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा हेल्थ प्रमोशन में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बता देते हैं आखिर डिप्थेरिया क्या है। तो देखिए डिप्थेरिया होता क्या है कि इसका लक्षण क्या है। सबसे पहले इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। ठीक है, और फीवर भी रहता है हल्का, और वज़न क्या होने लगता है, घटने लगता है। डिप्थेरिया का एक और नाम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गला घोंटू। ठीक है, क्योंकि इसमें दम घुटने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, इसीलिए इसको गला घोंटू भी बोलते हैं। इसका हिंदी नाम भी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में गला घोंटू भी दे देता है कि आखिर गला घोंटू में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अगर प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें श्वास नली जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, श्वास नली प्रभावित होता है। ये आप लोग आंसर दीजिएगा कि डिप्थेरिया में श्वास नली प्रभावित होता है। और ये किस कारण से होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण से होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। याद करने का तरीका है, देखिए इसको गला घोटू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया। तो इसके बैक्टीरिया में भी लास्ट में देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए देखिए कोरिनी बैक्टीरियम और होता है डिप्थीरी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिप्थीरी। तो देखिए इसमें लास्ट में डिप्थीरी लिखा हुआ है ना, और इसको डिप्थीरिया बोलते हैं। तो इसके नाम से ही आप लोग याद रखिएगा कि डिप्थीरिया जो है कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी याद रखिएगा। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी।
तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, श्वास नली प्रभावित होता है। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं, गला घोटू भी बोलते हैं। और इसमें प्रभावित अंग क्या हो गया, श्वास नली, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। और इसमें आँख आँख नहीं, गला मतलब प्रभावित होता है, गला। और फिर हम लोग नाक भी बोल सकते हैं, नाक भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही पाइप से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको इसमें जो है गला और नाक दोनों प्रभावित होता है। ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि डिप्थीरिया किस कारण से हो गया, बैक्टीरिया प्रभावित अंग, श्वास नली। और इसका लक्षण क्या है, सांस लेने में कठिनाई होता है, दम घुटने लगता है, जिसके कारण इसको जो है गला घोंटू भी बोलते हैं, गला घोंटू भी बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर जो है गर्भवती महिला को टीडी दिया जाता है। तो टीडी जो है इसमें देखिए तीन तरह का होता है, टीडी फर्स्ट, टीडी सेकंड और फिर टीडी बूस्टर। ये तीनों जो है इसका अलग अलग कहानी है, किसको कब दिया जाता है, तो इसको हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। तो देखिए टीडी जो फर्स्ट होता है, गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में या फिर जब भी पता चले कि वो महिला गर्भवती है, तभी उसको टीडी फर्स्ट दिया जाता है। यानी कि जितनी जल्दी हो सके उसको टीडी फर्स्ट दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अधिकतम आयु भी दिया हुआ है, गर्भधारण के जितना जल्दी हो सके उसको टीडी फर्स्ट दिया जाता है। ठीक है। टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड जो है वो किसके लिए है, जब वो पहली बार जो है गर्भवती हुई रहती है तो उसको टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड दिलाता है। लेकिन अगर जो है मान लीजिए उसका जो है एक बच्चा है या फिर दो बच्चा है या फिर तीन, कितना भी है, लेकिन लास्ट वाला जो बच्चा है उसका अगर 3 साल के नीचे है, 3 साल के नीचे है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही लगेगा टीडी बूस्टर। अगर 3 साल से अधिक है वो बच्चा तो उसको टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड दोनों लगेगा, जैसे कि पहली गर्भवती महिला को लगता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए उसके पहले से 2 बच्चे हैं, पहला और दूसरा, तो दूसरा बच्चा को हम लोग पूछेंगे कि ये कितने साल का है, तो अगर बताती है कि वो जो है मान लीजिए 2.5 साल का है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही टीका लगेगा, टीडी बूस्टर। अगर वो 3 साल से अधिक बताती है तो 3 साल से अधिक बताती है तो उसको हम लोग 2 डोज देंगे, टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड। ठीक है। तो दोनों में अंतर कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे कि कितना अंतर होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए हम लोग टीडी फर्स्ट लगा दिए और टीडी सेकंड हम लोग को देना है अगला। ठीक है। तो टीडी सेकंड हम लोग कब देंगे, 28 दिन के बाद। यानी 2 टीकों के बीच, ये दोनों टीकों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, 28 दिन का अंतर होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। कि 2 टीकों के टीडी फर्स्ट जो है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है घुमा के कि एक गर्भवती महिला है वो टीडी जो है फर्स्ट ले चुकी है और टीडी सेकंड के लिए आप उसको कितने दिनों के बाद बुलाइएगा या फिर कितने दिनों के बाद उसको टीडी सेकंड लगेगा, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, 28 दिन के बाद। ठीक है। कितना दिन के बाद, 28 दिन के बाद उसको लगेगा टीडी सेकंड। कितना दिलाता है, कहाँ लगेगा, ये सारा कुछ हम लोग अब जानेंगे। तो देखिए मान लीजिए उसको टीडी हम लोग फर्स्ट दे रहे हैं, टीडी का हम लोग फुल फॉर्म भी जान लिए थे, टेटनस डिप्थीरिया। ठीक है। डिप्थीरिया के बारे में भी जान लिए थे और टेटनस तो आप लोग को पता ही है, टेटनस। तो टेटनस का एक और नाम भी होता है धनुष्टकारी। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। टेटनस को कभी कभी इसका हिंदी नाम भी दे देता है धनुष्टकारी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो टीडी जो फर्स्ट, तो टेटनस को जो है धनुष स्तंभ या धनुष टंकार भी लिखता है, या फिर इसका एक और नाम है लॉकजा। ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग नाम याद रखिएगा। एक जो है टेटनस का इतना सारा नाम होता है तो कोई भी नाम दे सकता है। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि टीडी फर्स्ट का।
तो TD फर्स्ट जो है जब भी पता चले तभी हम लोग TD फर्स्ट लगा देते हैं। और इसकी अधिकतम आयु जो है इसकी निश्चित नहीं है, ठीक है। जब भी पता चले तभी इसको TD फर्स्ट जो है वो दिला जाता है। उसके बाद अगला जो है 28 दिन के बाद दिलाता है। अगर इसकी डोज की बात करें यानी खुराक की बात करें तो 0.5 ml दिलाता है, ठीक है। 0.5 ml दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और फिर इसमें जो है एक और क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि इसको घोलने की ज़रूरत है, तो इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है घुला हुआ आता है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में आता है। देखिए, घोलने की अभी ज़रूरत केवल MR को होता है और BCG को होता है, ठीक है। ये ही दो घोलने की ज़रूरत होता है। पहले JE को भी घोला जाता था, लेकिन अभी ये जो है ये भी घोला हुआ आता है। अभी MR और BCG केवल दो ही आप लोग याद रखिएगा, ये दो ही को केवल घोलने की ज़रूरत होता है, बाकी किसी को भी घोलने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर TD फर्स्ट जो है वो जो है कहाँ लगाया जाता है, तो मांसपेशी में इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर आप लोगों को देखिए टीका जो है इसमें 3 तरह का लगाया जाता है। एक होता है IM, ठीक है, IM इंट्रामस्कुलर, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है IM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंट्रामस्कुलर। एक ये हो गया इंट्रामस्कुलर, तो एक IM हो गया। एक होता है ID इंट्राडर्मल और एक होता है SC सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि IM कितना डिग्री पे लगाया जाता है, ID कितना डिग्री पे लगाया जाता है और SC इसको फुल फॉर्म सबक्यूटेनियस होता है। देखिए इसका जो है हिंदी आप लोगों को यहाँ पे सबक्यूटेनियस दिखाते हैं। देखिए सबक्यूटेनियस, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी त्वचा। सबक्यूटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊपरी त्वचा। इसको शॉर्टकट में SC लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, IM दिया जाता है और फिर ID दिया जाता है और SC दिया जाता है, और एक जो है ओरल भी दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि पोलियो हो गया, फिर रोटा वायरस हो गया, ये दोनों जो है ओरल दिया जाता है। तो ये ओरल वाला का नहीं पूछता है, बस यही पूछता है IM कितना डिग्री पे दिलाता है, ID कितना डिग्री पर, SC कितना डिग्री पर, ठीक है। तो IM जो होता है वो 90 डिग्री पे दिलाता है। आप लोगों को अगर जिनको भी नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए, IM जो है वो 90 डिग्री पे दिलाता है, और जो है ID जो होता है वो 45 डिग्री पे दिलाता है, और SC जो है वो 15 डिग्री पे देते हैं, ठीक है। तो इसका IM का जो है वो हिंदी हो जाता है मांसपेशी, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, IM जो है वो 90 डिग्री पे देते हैं, ID 45 डिग्री पर और SC 15 डिग्री पे। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कौन सा टीका कितने डिग्री पे दिया जाता है, तो ये आप लोग को याद रखने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आते जाएगा, उसके बाद हम बताते जाएंगे कैसे क्या चीज़ होता है। तो TD फर्स्ट का आप लोग देखिए इसका डोज कितना हो गया, 0.5 ml। 0.5 ml हो गया। इसको घोलने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और इसको जो है इंट्रामस्कुलर देते हैं, यानी IM देते हैं, यानी 90 डिग्री पे। तो देखिए IM देंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। और ये जो है इसका, और ये पूछता है रूट, यानी कि कहाँ पे देते हैं, तो ऊपरी बाह में। यानी ये निश्चित नहीं है कि कहाँ, मतलब लेफ़्ट या फिर राइट, लेफ़्ट राइट दोनों में किसी में भी दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आए तो ऊपरी बाह ही आप लोग ये कीजिएगा, टिक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो है अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो उस हाथ में आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि कोई लेफ्टी होता है, या फिर कोई राइट से ज़्यादा काम करता है, या फिर कोई लेफ़्ट से ज़्यादा काम करता है,
तो ठीक है, अगर वो लेफ्टी है तो उसको जो है राइट में दिला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी जो है भारीपन सा जैसे महसूस होने लगता है, तो उसको काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो अगर वो लेफ्ट हाथ का ज़्यादा यूज करता है तो उसको राइट में देंगे, अगर राइट का ज़्यादा यूज कर रहा है तो उसको हम लोग लेफ्ट में देंगे, ताकि उसको दिक्कत नहीं हो। लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि किस किस अंग में देते हैं, यानी उसका रूट क्या है, तो हम लोग उसका आंसर देंगे ऊपरी बाह। यानी कि ये जो है ये सिर हो गया और ये उसका जो है हाथ हो गया, ठीक है। तो इसका जो ऊपरी बाह कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपरी बाह में हम लोग ये देंगे TD, ठीक है। और कितना देंगे, 0.5 ml देंगे, 0.5 ml देंगे और इंट्रामस्कुलर देंगे, ठीक है। ये हो गया TD फर्स्ट। और उसके बाद TD जो है सेकंड देंगे। अगर सप्ताह में पूछेगा तो 4 सप्ताह बाद बोलिएगा, अगर दिन में पूछेगा दिन कितना दिन के बाद तो 28 दिन बोलिएगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 4 सप्ताह के बाद हो रहा है तो 7 चौक 28 दिन हो गया ना। तो 2 टीकों के बीच जो है TD फर्स्ट और TD सेकंड के बीच 28 दिन का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो TD फर्स्ट और TD सेकंड का वही है डोज, सब कुछ रूट जो है वही हो गया, वही है। 0.5 ml ही देंगे, इंट्रामस्कुलर ही देंगे। इंट्रामस्कुलर कितना डिग्री पे दिया जाता है, 90 डिग्री पे दिलाता है, तो 90 डिग्री पे ही देंगे और ऊपरी बाह में देंगे। और अब आता है TD बूस्टर। तो TD बूस्टर जो है, बूस्टर डोज क्यों दिलाता है, बूस्टर डोज जो है क्यों दिलाता है, आप सभी को पता है। बूस्टर डोज किसी का भी अगर बूस्टर डोज यानी कि पिछले टीका का वो भरपाई करता है, यानी पिछले टीका से अगर कुछ भी चीज़ उसका जो, इससे टीका से क्या होता है कि प्रतिरक्षा बनता है, ठीक है, यानी इम्यूनिटी बनाता है। तो इम्यूनिटी बनाने में अगर कोई भी चीज़ बच गया हो, अगर कोई चीज़ का उसमें कमी है, तो जो बूस्टर डोज दिलाता है वो उसको कमी कर देता है, यानी पूरी तरह से वो रिपेयर कर देता है, इसीलिए बूस्टर डोज दिलाता है। यहाँ पे देखिए उचित आयु क्या है, गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 साल में TD की 2 खुराक दी गई हो, यानी कि अगर पिछले 3 साल में वो TD फर्स्ट और TD सेकंड ले ली है तो उसको जो है हम लोग TD बूस्टर देंगे। अभी थोड़ा देर में बताएं कि 3 साल का अगर नीचे कोई अगर उसका बच्चा हो तो उसको हम लोग TD बूस्टर देंगे, अगर 3 साल के ऊपर उसका बच्चा है तो हम लोग TD जो क्या देंगे, उसको जो है TD फर्स्ट और सेकंड दोनों देंगे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि अगर 3 साल के, अगर वो मान लीजिए 3 साल के बाद गर्भवती हुई है तो उसको तो देना ही पड़ेगा दोनों। और TD बूस्टर क्यों देंगे अगर 3 साल के पहले गर्भवती हुई हो, तो क्योंकि वो जो पिछले बार गर्भवती हुई होगी तो उसको जो है टीका लगा होगा TD फर्स्ट और TD सेकंड, तो इसीलिए उसको TD बूस्टर ही केवल देते हैं। यानी जब वो दोनों डोज ले चुकी है, दोनों डोज उसको पड़ गया है, तो उसको हम लोग TD बूस्टर ही केवल देंगे अगर वो 3 साल के अंदर में ली है तो। और TD बूस्टर का भी डोज वही है, रूट और साइन सब कुछ वही है, ऊपरी बाह में इंट्रामस्कुलर में देंगे, ठीक है। कोई चेंज नहीं है, TD बूस्टर का भी वही है, फर्स्ट का भी वही है, सेकंड का भी वही है और TD बूस्टर का भी तो वही है, ठीक है। आप लोग को बस ये याद रखना है, एक का याद रख लीजिए, उसका डोज 0.5 ml जो होता है, ठीक है। अधिकतर इसमें टीका जो है आगे हम लोग देखेंगे 0.5 ml ही होता है, 1-2 टीका है उसका अलग है तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 0.5 ml ही होता है। और जो है TD फर्स्ट, TD सेकंड और TD बूस्टर दोनों का डोज जो है आप लोग देखिए सेम है, 0.5 ml। और तीनों का जो है 0.5 ml ही है, और तीनों का जो है वो साइन जो है वही है और जगह वही है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर ही देंगे और फिर ऊपरी बाह में देंगे तीनों को, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये तो गर्भवती के लिए हो गया। अब हम लोग जानेंगे नवजात शिशु के लिए, ठीक है, यानी जो बच्चा का जन्म होता है उसके लिए। चलिए
इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए, बच्चा जब भी जन्म लेता है तो उसको हम लोग कौन सा टीका लगाते हैं, सभी लोग बताइए। उसको हम लोग 0 डोज बोलते हैं या फिर बर्थ डोज भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बर्थ डोज कौन कौन सा होता है। बर्थ डोज मतलब वही कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कौन कौन सा टीका लगाते हैं, ठीक है। BCG, हेपेटाइटिस बी और OP भी, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। विटामिन के भी दिलाता है, ठीक है। विटामिन के भी दिलाता है जब बच्चा का जन्म होता है तब, क्योंकि उस समय जब बच्चा जन्म, विटामिन के क्यों ज़रूरी होता है, सभी लोग कमेंट में बताइए तो विटामिन के क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए हम बता देते हैं आखिर विटामिन के क्यों ज़रूरी होता है। तो ये रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कट जाता है तो बाहर जब ब्लड निकलने लगता है तो उस समय रक्त को जमने में भी मदद करता है, क्योंकि ये जो है कैल्शियम और सारी जो पोषक तत्व होता है ना, उसको विटामिन के एक्टिव कर देता है, ठीक है। जिसके कारण से जब रक्तस्राव होता है तो उस समय रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और बॉडी में क्या होता है कि रक्त प्रवाह को तेज करने में मदद करता है, यानी रक्त प्रवाह को बनाए रखता है विटामिन के। तो जब बच्चा नवजात होता है, यानी बच्चा का जब जन्म हुआ रहता है, उस समय विटामिन के उसके में बहुत ही कम रहता है, इसलिए उसको विटामिन के जो है देना ज़रूरी होता है। विटामिन के उसको दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद, ठीक है। कहाँ दिला जाता है, तो ये जो है इंट्रामस्कुलर ये भी दिलाता है, पैर में दिलाता है, ठीक है। पैर में, दोनों पैर में से किसी भी पैर में दिया जा सकता है, बाहरी पैर में, ठीक है, बाहरी वाले पैर में हिस्सा में, ठीक है। और 1 ml दिलाता है। और भी बहुत सारे, ये ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो है अगर इसका डोज पूछे तो 1 ml होता है। तो विटामिन के हो गया, और BCG और हेपेटाइटिस बी और OP भी, ये 4 जो है टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। लेकिन होता क्या है कि देखिए यहाँ पे BCG का देखिए जन्म के तुरंत बाद, हेपेटाइटिस बी भी तुरंत बाद और OP भी तुरंत बाद। OP भी 0। OP भी का और भी डोज होता है, लेकिन जब जन्म होता है उस टाइम भी OP भी उसको पिलाया जाता है, ठीक है। कितना, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे आखिर इसका अधिकतम आयु कब तक दे सकते हैं, ठीक है, कहाँ देंगे, कितना डोज होता है, ये सारा कुछ जानेंगे। तो हम लोग अब जानेंगे BCG के बारे में, ठीक है। तो BCG जन्म के तुरंत बाद भी दिलाता है, लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश BCG उसको नहीं दे पाए हम, ठीक है, उसको BCG नहीं लगा, तो उसको अधिकतम हम लोग 1 वर्ष तक दे सकते हैं। यानी कि अगर जन्म के तुरंत बाद उसको BCG नहीं लगा तो उसको 1 साल तक उसका टाइम है, 1 साल तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके डोज में अंतर हो जाता है। देखिए कैसे, BCG है, BCG का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे पहले आप लोग बताइए BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म बताइए। चलिए बहुत अच्छा, BCG का फुल फॉर्म बेसिली कॉलमेट ग्यूरिन होता है। जिन लोग को भी नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए, बेसिली कॉलमेट और फिर ग्यूरिन। बेसिली कॉलमेट ग्यूरिन होता है, और ये BCG किस बीमारी से बचाता है, TB रोग से बचाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि BCG जो है वो किस बीमारी से बचाता है, तो TB बीमारी से बचाता है, ठीक है। तो ये हो गया BCG हम लोग क्यों देते हैं, BCG देते हैं TB बीमारी से बचाव के लिए, ताकि भविष्य में उसको TB बीमारी नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसका अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु जो है इसको 1 वर्ष तक दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जन्म के तुरंत बाद जो है इसको नहीं पड़ा,
तो जन्म के तुरंत बाद अगर नहीं पड़ा तो इसको हम लोग खुराक कितना देंगे, तो इसका खुराक जो है 2 भागों में बँट गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका डोज पूछा जाता है क्योंकि इसका डोज जो है और सब टीका से थोड़ा अलग है। लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसका डोज पूछा जाता है, तो इसका डोज आप लोग याद रखिएगा। तो बीसीजी अगर जन्म के तुरंत बाद नहीं लगाना तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए। पहला कि 1 माह के अंदर उसको अगर हम लगाएं तो कितना डोज लगता है। दूसरा, अगर 1 माह के बाद उसको हम लगाएं, यानी कि इसको तो हम लोग अभी जाने कि अधिकतम कितना तक दे सकते हैं, 1 साल तक। तो अगर 1 माह के अंदर लगाते हैं तो उसको कितना डोज देंगे। अगर 1 माह के बाद लगाते हैं, 1 माह के बाद यानी 1 माह के बाद और 1 साल तक हम लोग लगाएंगे तो उसको कितना डोज देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 0.05 ml देते हैं अगर 1 माह के अंदर, यानी कि यहाँ पे अगर दिन में देगा ना तो वो 28 दिन देगा, यानी 28 दिन के अंदर अगर हम लोग लगाएंगे तो उसको 0.05 देंगे, यानी 0.05 ml उसको देंगे। अगर 28 दिन के बाद हो जाता है, यानी 1 महीना के बाद अगर उसको हम देते हैं तो उसको 0.1 ml देते हैं। ठीक है, कितना देते हैं, 0.1 ml देते हैं। इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि इसका डोज जो है थोड़ा सा और सबकी तुलना में कम होता है। ठीक है, थोड़ा अलग भी होता है, तो इसको आप लोग को याद करने की ज़रूरत है। इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कितना हो गया, 1 माह के अगर अंदर देंगे तो कितना डोज, 0.05 ml। अगर 1 माह के बाद देंगे तो 0.1 ml इसको हम लोग देंगे। इसको क्या होता है ना, इसको घोलने की ज़रूरत होता है, यानी ये घोला हुआ नहीं आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है और अलग से एक जो है वो घोलने के लिए डाइल्यूट दिया रहता है, यानी घोलक रहता है एक जो है, ऐसे शीशी में इसको घोला जाता है। ठीक है, तो जितना भी अगर टीका जो घोला जाता है, जैसे कि हम बताए बीसीजी हो गया और बीसीजी हो गया और एमआर, 2 ही को घोलने की ज़रूरत होता है। तो जो भी ये दोनों घोलने वाला है ना, तो जो भी हम लोग घोलते हैं तो इसको 4 घंटा तक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 घंटा के बाद जो है इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 4 ही घंटा तक ही इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे घोलने वाला नहीं है और सब जो टीका है उसको 28 दिन तक हम लोग यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग खोलें उसको, तो जब भी खोल दिए तो उसको हम लोग 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये बीसीजी है, एमआर है, डाइल्यूट करने वाला यानी घोलने वाला, तो इसको जब भी हम लोग घोल दिए तो उसके बाद 4 घंटा के अंदर ही उसको यूज करना रहता है। 4 घंटे के बाद अगर वो पूरा उसका यूज नहीं हुआ तो उसको फेंक दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी इसको हम लोग बोलते हैं ओपन वाइल पॉलिसी। ठीक है, तो ओपन वाइल पॉलिसी में जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ओपन वाइल पॉलिसी में कौन सा टीका जो है वो नहीं आता है। तो 2 टीका हो गया, बीसीजी हो गया और फिर एमआर हो गया। ये दोनों ओपन वाइल पॉलिसी में नहीं आता है, यानी इसको हम लोग ओपन वाइल पॉलिसी में इसको नहीं रखते हैं। और किसको रखते हैं, बीसीजी और एमआर दोनों को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर जितना भी टीका उसको हम लोग ओपन वाइल पॉलिसी में रखते हैं। जितना भी ओपन वाइल पॉलिसी है उसको हम लोग 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी ओपन वाइल पॉलिसी में नहीं आता है उसको 4 घंटा तक ही यूज कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग बीसीजी की बात कर रहे थे, तो बीसीजी जो है उसको घोलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको हम लोग घोलना पड़ता है और इसको देते हैं इंट्राडर्मल यानी आईडी। अभी आप लोग कमेंट कीजिए तो इंट्राडर्मल को कितना डिग्री पे देते हैं, कितना डिग्री पे इंट्राडर्मल देते हैं। इंट्राडर्मल जो होता है टीका लगाते हैं तो उसको कितना डिग्री पे, बहुत अच्छा, 15 डिग्री आंसर आ रहा है। 15 डिग्री राइट आंसर होगा। इंट्राडर्मल जो है वो 15 डिग्री में, यानी हम लोग त्वचा में, ऊपरी जो त्वचा होता है ना उसमें हम लोग देते हैं। और कहाँ देते हैं, बाईं बाह में, बाईं ऊपरी बाह में देते हैं। ठीक है,
ये सबका रूट आप लोग याद रखिएगा। बीसीजी कहाँ देते हैं, बीसीजी देते हैं बाईं ऊपरी बाह में। तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये जो है टीका सबका जगह क्यों बनाया गया है, किसी को भी कहीं देने से कोई दिक्कत आ सकती है क्या। मान लीजिए यहाँ पे बाईं बाह दिया हुआ है, बाईं ऊपरी बाह दिया हुआ है, तो हम लोग अगर दाहिना में दे देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये जो है इसीलिए बनाया गया है कि किसको कहाँ देंगे, ताकि ये जो कोई भी टीका लग रहा है ना तो उसको देख करके मान लीजिए किसी को याद नहीं रहा, उसका कार्ड नहीं है, तो उसको जो है टीका हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सा टीका उसको लगा है। ठीक है, उसका जगह देख करके कि कौन सा टीका इसको लगा है, बस इसी के लिए ये जो है बनाया गया है कि कौन सा टीका कहाँ दिलाया गया है, कहाँ कौन सा टीका कौन दिया जाएगा, बस यही जानने के लिए, बाकी इसका कोई और यूज नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये बीसीजी के बारे में समझ गए कि आखिर बीसीजी जो है वो क्यों दिया जाता है। बीसीजी जो है बीसीजी जो होता है वो टीबी बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, बीसीजी जो होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है, आप लोग याद रखिएगा। बीसीजी को हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, क्षय रोग। तो टीका का ये हो गया कि हम लोग इसको 1 वर्ष तक दे सकते हैं, 1 वर्ष के बाद इसको नहीं दे सकते हैं। अगर 1 माह के अंदर देते हैं तो 0.05 ml देते हैं और 1 माह के बाद 1.1 ml देते हैं। ठीक है, इसको घोलने की ज़रूरत होता है। और इंट्राडर्मल देते हैं, इंट्राडर्मल कितना डिग्री पे देते हैं, 15 डिग्री पर, और बाईं ऊपरी बाह में देते हैं। ठीक है, अब आ गया हम लोग का हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है आप लोग याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी जो होता है वो क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो 0 डोज में भी देते हैं। ठीक है, यानी जन्म के समय भी देते हैं। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद देते हैं और इसको 24 घंटा के अंदर ही देना रहता है। अगर 24 घंटे के बाद इसको नहीं देना रहता है, तभी भी जन्म होता है तो इसको 24 घंटे के अंदर ही देना रहता है। और इसका डोज कितना है, 0.5 ml है। ठीक है, और इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है, घोलने की ज़रूरत बीसीजी केवल है और एमआरआई, बस यही 2 है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी को घोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कहाँ देते हैं, इसको देते हैं, देखिए आईएम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। इंट्रामस्कुलर कितना डिग्री पे देते हैं, 90 डिग्री पे देते हैं। ठीक है, और इसको कहाँ देते हैं, बाईं मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। ठीक है, बीसीजी देखिए बाईं ऊपरी बाह में देते हैं। ठीक है, बाईं ऊपरी बाह में देते हैं बीसीजी। और हेपेटाइटिस बी जो है उसी साइड, उसी पैर में। ठीक है, उसी पैर में, यानी कि बाईं जो है जांघ में। ठीक है, बाहरी हिस्सा में। तो बाहरी हिस्सा क्या है, चलिए आप लोग को फिगर दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा बेबी। ठीक है, इसका जो है बाहरी अगर पैर बोले तो ये जो है इसका हिस्सा ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला। ठीक है, ये इसका हाथ का बाहरी हिस्सा हो गया। ठीक है, ये बाहरी हिस्सा और ये हो जाएगा अंदर हिस्सा। तो कोई भी टीका हम लोग लगाते हैं ना तो ये बाहरी हिस्सा पे ही लगाते हैं। ठीक है, बाहरी हिस्सा पे लगाते हैं, अंदर वाले हिस्सा पे नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अंदर वाला जो इसमें एरिया होता है उसमें नस पाया जाता है। अगर उस नस में अगर गलती से वो जो टीका है, वो सुई है, अगर अंदर चला गया तो बच्चा पैरालिसिस भी हो सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अंदर हिस्सा में नहीं देते हैं, उसको बाहरी हिस्सा में ही देते हैं, चाहे वो हाथ हो या पैर हो। ठीक है, बाहरी हिस्सा में ही देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो हेपेटाइटिस बी हो गया। हेपेटाइटिस बी हम लोग कहाँ दिए, इंट्रामस्कुलर और बाईं जांघ में। ठीक है, ऊपरी जो है हम लोग जो है ऊपरी जो बाह में क्या दिए, बीसीजी, और बाईं जांघ में बाहरी हिस्सा में क्या दिया, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो क्या होता है ना, ये 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस सी और डी और फिर ई। ठीक है, 5 प्रकार का हो गया, ए बी सी
डी और ई याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हेपेटाइटिस जो है वो 5 प्रकार का होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो होता है ये इसमें सबसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, HIV से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो जन्म के तुरंत बाद इसको फैलने की बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसलिए इसको जन्म के तुरंत बाद देते हैं। कितना देते हैं? 0.5 ml देते हैं। ठीक है, इसको घोलने की ज़रूरत नहीं होता है, इंट्रामस्कुलर देते हैं और बाईजांग में देते हैं। देखिए, ये सारा कुछ आप लोग को याद करने की ज़रूरत है, ये आप लोग याद कीजिएगा तभी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद OPV पिलाते हैं। OPV जो होता है वो जन्म के तुरंत बाद देते हैं, लेकिन जन्म के तुरंत बाद अगर उसको नहीं मिला तो उसका जो है अधिकतम आयु है कि उसको 15 जो है दिनों के अंदर भी पिला सकते हैं। और इसको ओरल देते हैं, यानी मुंह में देते हैं, यानी 2 बूंद देते हैं। ठीक है, इसको भी घोलने की ज़रूरत नहीं होता है, ये घोला हुआ रहता है। मुंह में देते हैं, ठीक है, 2 बूंद। और फिर जो है इसका क्या हो जाएगा, शरीर का अंग यानी कि मुंह में इसका साइट भी ये हो जाएगा मुंह में ही। ठीक है, अब सभी को OPV के बारे में पता होगा। OPV का फुल फॉर्म आप लोग बताइए क्या होता है। OPV का फुल फॉर्म बताइए। ओरल, देखिए OPV ओरल पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये किससे होता है? वायरस से होता है, यानी कि ये पोलियो बीमारी से बचाता है। हालांकि पोलियो तो जो है वो भारत में ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी जो पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान को ही ले लीजिए, तो उसमें जो है ये जो है अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी हम लोग OPV का यूज करते हैं। ताकि ये वायरस से होता है, क्या होता है? वायरस से होता है। तो वायरस से जो पड़ोसी देश है उस पड़ोसी देश से हमारे देश में फैल सकता है, इसीलिए OPV का जो खुराक है अभी भी हम लोग लेते हैं। लेकिन जो पोलियो है वो हमारे देश से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग जो जन्म ले लिया तो उसको हम लोग क्या दे दिए? विटामिन K दे दिए, BCG दे दिए, हेपेटाइटिस B दे दिए और OPV दे दिए। देखिए, जन्म के तुरंत बाद ही इतना सारा कुछ इसको दे दिए। उसके बाद ये क्या हो गया कि अगला उसको टीका कब देंगे? तो अगला जो टीका देंगे वो 6 सप्ताह पे देते हैं। ठीक है, 6 सप्ताह पे, यानी कि अगर दिन में बात करें तो 45 दिन, अगर महीना में बात करें तो 1.5 महीना। ठीक है, जन्म ले लिया उसके बाद जैसे ही वो 1.5 मंथ का होता है तो उसको टीका लगता है। तो टीका कौन कौन सा लगता है? OPV क्या है? OPV ओरल जो पोलियो होता है वो भी एक प्रकार का टीका ही है। ठीक है, उसका रूट भले ही अलग है, वो मुंह में देते हैं, लेकिन OPV भी एक क्या है? टीका ही है। याद रखिएगा। बहुत लोगों का ये भ्रम रहता है कि जो मतलब कि जो भी सुई द्वारा दिया जाता है वही टीका है, नहीं, OPV भी एक टीका ही है। तो OPV 0 डोज यहाँ पे लग गया। उसके बाद अब लगेगा 1.5 मंथ पे, यानी कि 6 सप्ताह में वीक का बात करें तो उसके बाद 6 सप्ताह के बाद लगता है 10 सप्ताह पे, उसके बाद 14 सप्ताह पे, यानी जन्म पे लग गया। उसके बाद 1.5 मंथ पे लगता है, अगर मंथ में बात करें तो 1.5 मंथ पे। उसके बाद लगता है 2.5 मंथ पे, उसके बाद लगता है 3.5 मंथ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये 3.5 मंथ हो गया। उसके बाद जो है अगला टीकाकरण जो है 9 मंथ पे होता है। ठीक है, 9 मंथ पे OPV नहीं पड़ता है। उसके बाद 9 मंथ के बाद एक ही बार टीकाकरण उस बच्चे का होगा 16 से 24 मंथ पे। तो 16 से 24 मंथ पे उसको फिर OPV लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि OPV, ठीक है, तो 16 से 24 मंथ पे जो लगता है उसको OPV बूस्टर बोलते हैं। ठीक है, बूस्टर डोज होता है वो।
तो क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओपीवी का टोटल कितना खुराक देते हैं। तो देखिए ओपीवी 0 डोज देते हैं, ठीक है। उसके बाद देते हैं 1.5 मंथ पे, उसके बाद जो है देते हैं हम लोग 2.5 मंथ पे, उसके बाद 3.5 मंथ पे, उसके बाद जो है 16 से 24 मंथ पे। तो टोटल कितना हम लोग दे दिए, 5 दे दिए, 5 डोज, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है, ओपीवी का नहीं, और सारा जितना टीकाकरण होता है सबका पूछता है कि कौन सा टीका कितना डोज होता है। तो ओपीवी का 5 डोज हम लोग देते हैं। तो जब आप लोग ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप लोगों को याद हो जाएगा ना, तो फिर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद ही आप लोग आंसर दे दीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं ओपीवी, ठीक है। तो ओपीवी हम लोग 0 डोज दे दिए, उसके बाद हम लोग देंगे 6 सप्ताह पे, ठीक है, यानी 1.5 मंथ पे। तो ये भी जैसे 0 डोज दिए थे तो वैसे ही हम लोग इसको भी देंगे, लेकिन इसकी जो अधिकतम आयु है इसको 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष तक हम लोग इसको दे सकते है यहाँ पे ओपीवी, ठीक है। लेकिन जो 0 डोज होता है उसको 15 दिन तक ही हम लोग दे सकते हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो होता है उसको 5 वर्ष तक अधिकतम देते हैं। 2 ही बूंद देते हैं, ठीक है, 2 बूंद ही देते हैं। सारा जितना भी है, चाहे बूस्टर हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, 2 बूंद ही देते हैं, ठीक है, मुँह में देते हैं, ठीक है। और फिर जो है इसका अगर अंग पूछे किस अंग में, तो वो भी मुंह ही होगा, तो मुंह में ही देंगे, ठीक है। उसके बाद 1.5 मंथ पे क्या दे दिए, ओपीवी दे दिए। उसके बाद पेंटा देते हैं, ठीक है, पेंटा भी देते हैं 1.5 मंथ पे। और क्या देते हैं, एफआईपीवी देते हैं, आरवीवी देते हैं और पीसीवी देते हैं। ये 5 टीका जो है 1.5 मंथ पे लगता है, ठीक है। 1.5 मंथ पे ये क्या क्या दे दिए, ओपीवी, पेंटा, एफआईपीवी, आरवीवी और पीसीवी, ठीक है। तो 1.5 मंथ पे ये 5 टीका लगता है। सेम यही जब वो 3.5 मंथ का होता है ना, तब ये सारा ऐसे ही सेम 5 लगता है, ठीक है। तो 1.5 मंथ पे जो जो टीका लगता है वो सेम 3.5 मंथ पे भी लगता है, लेकिन 2.5 मंथ पे जो है वो टीका जो है वो कम लगता है, आगे बताएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 1.5 मंथ पे कौन कौन सा टीका। तो 1.5 मंथ पे हम लोग जान लीजिए ओपीवी, पेंटा, एफआईपीवी, आरवीवी और पीसीवी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ओपीवी का फुल फॉर्म तो सभी को अभी पता है, ठीक है। पेंटा में क्या होता है ना, पेंटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 प्रकार की बीमारियों से बचाता है। पेंटा जो है वो 5 प्रकार की बीमारियों से बचाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्थेरिया, पार्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब, ठीक है, हिब होता है। ये 5 बीमारी हो गया, इसलिए इसको पेंटावेलेंट बोलते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी प्रकार की बीमारियों से ये बचाता है, तो 5 प्रकार की बीमारियों से बचाता है। तो ये पेंटावेलेंट कब कब देते हैं, ये भी जो है देते हैं 6 मंथ पे, 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे, ठीक है। और फिर इसकी अधिकतम आयु की बात करें तो पेंटा को अधिकतम 1 वर्ष तक दे सकते हैं। 1 वर्ष के बाद जो है हम लोग नहीं दे सकते हैं। और इसका डोज आप लोग याद कर लीजिएगा 0.5 ml, और इसको घोलने की ज़रूरत नहीं होता है। और इसको आईएम देते हैं। और कहाँ देते हैं पेंटा को, बाईं मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, याद रखिएगा, बाईं जांघ में देते हैं, ठीक है, बाईं जांघ में मध्य हिस्सा में बाहरी भाग में देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं एफआईपीवी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताइए, एफआईपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए एफआईपीवी का। तो देखिए एफआईपीवी लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो। देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल डोज ऑफ, और फिर हो गया एफ से क्या हो गया, फ्रैक्शनल डोज ऑफ
आई से हो गया इनएक्टिवेटेड, पी से हो जाएगा पोलियो और वी से हो जाएगा वायरस। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो देखिए इन एफ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए नहीं याद है तो। एफ से हो जाएगा फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का पोलियो वायरस से ही ये करता है, बचाव करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का पोलियो वायरस से ही बचाव करता है। लेकिन ओपीवी जो होता है उसको जो होता है मुंह में दिया जाता है, लेकिन ये एफआईपीवी जो होता है उसको दिया जाता है क्या, इंट्राडर्मल। ठीक है, आईडी यानी आईडी सभी लोग बताइए तो कितना डिग्री पे दिया जाता है, आईडी कितना डिग्री पे दिया जाता है। तो देखिए इंट्राडर्मल जो है सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है 15 डिग्री, तो इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे ही देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, हिब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हिब का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ बी। ठीक है, हीमोफिलस क्या हो जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ बी। ठीक है, हीब का जो फुल फॉर्म हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ बी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है ना कि ये जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो होता है बहुत टाइप का होता है, लेकिन जो हीब होता है ये फ्लू का एक टाइप होता है बी, इससे बचाव करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ बी। तो एफआईपी जो होता है, अभी हम लोग एफआईपीवी का बात कर रहे थे, तो एफआईपीवी जो होता है वो 6 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे दिया जाता है। ठीक है, और ये 9 मंथ पे भी दिलाता है। इसका जो है आप लोग डोज याद रखिएगा, एफआईपीवी कब कब दिलाता है, 6 सप्ताह पे। ठीक है, यानी 1.5 मंथ पे दिलाता है। एफआईपीवी जो होता है वो 2.5 मंथ पे नहीं दिलाता है, याद रखिएगा 2.5 मंथ पे नहीं दिलाता है, 1.5 मंथ पे दिलाता है, उसके बाद 3.5 मंथ पे, उसके बाद 9 मंथ पे। लेकिन 1.5 मंथ पे और जो 3.5 मंथ पे होता है उसका जो है इसका यहाँ पे साइट देखिए यानी रूट देखिए क्या होता है कि दाईं ऊपरी बाह पे दिलाता है, लेकिन 9 मंथ पे इसका चेंज हो जाता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है चेंज हो जाता है 9 मंथ पे, तो 9 मंथ पे आप लोग याद रखिएगा कि बाईं ऊपरी बाह पे दिलाता है। ठीक है, एफआईपीवी जो होता है वो बाईं ऊपरी बाह पे दिलाता है। और फिर जो है इंट्राडर्मल दिलाता है यानी त्वचा में दिलाता है 15 डिग्री पे, 6 से 14 सप्ताह पे दाईं ऊपरी बाह में दिलाता है, और 9 जो माह हो जाता है उसके बाद 9 मंथ में इसको दिलाता है बाईं ऊपरी बाह पे। ठीक है, और इसकी अधिकतम आयु जो है, अधिकतम आयु इसका याद रखिएगा, अधिकतम आयु 1 वर्ष तक का होता है, और इसका डोज याद रखिएगा 0.1 ml। देखिए बोले थे ना 2-3 का ही अलग होता है, तो एफआईपीवी का भी पूछा जाता है क्योंकि इसका डोज 0.1 ml होता है और इसको घोलने की भी ज़रूरत नहीं होता है। इसका डोज याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसका डोज 0.1 ml होता है, चाहे 6 सप्ताह पे हो, चाहे 14 सप्ताह पे, चाहे 9 मंथ पे हो। ठीक है, तीनों में 0.1 ml ही दिलाता है। उसके बाद बारी आता है आरवीवी। इसका फुल फॉर्म बताइए कि आरवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरवीवी, तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग का आखिर क्वेश्चन है कि एफआईपीवी जो है वो पोलियो के लिए दिला जाता है और ओपीवी भी पोलियो के लिए दिलाता है। देखिए होता क्या है कि ओपीवी भी पोलियो के लिए दिया जाता है और एफआईपीवी
तो दोनों को साथ में दिलाता है, क्योंकि दोनों जब साथ में रहते हैं ना तो उस वो ज़्यादा उसका इम्यूनिटी पावर उस टाइम दोनों मिलके अच्छा से काम करते हैं और अधिकतम जितना भी हो सके वो प्रतिरक्षा तैयार करते हैं, यानी इम्यूनिटी तैयार करते हैं। इसलिए दोनों को साथ में देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ओपीवी जो होता है वो ओरल रहता है और ये एपआईवी भी होता है इनएक्टिवेटेड होता है, यानी निष्क्रिय होता है, ठीक है। इसीलिए दोनों को साथ में देते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आरबीबी का फुल फॉर्म बताइए कि आरबीबी का फुल फॉर्म, देखिए आरबीबी का फुल फॉर्म भी आने लगा, रोटा, ठीक है, वायरस वैक्सीन, आरवीवी, रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोटा वायरस वैक्सीन। जिन लोग को भी नहीं पता है आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आरवीवी को कब कब देते हैं, आरवीवी को जो होता है वो 1.5 मंथ पे, 2.5 मंथ पे और 3.5 मंथ पे देते हैं और अधिकतम आयु जो है इसका 1 वर्ष तक हम लोग देते हैं, ठीक है। और इसका जो है डोज है 5 बूंद, इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मुंह में देते हैं, ठीक है। और इसका अंग भी मुंह ही हो जाएगा, ठीक है, रूट और साइट दोनों मुंह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका डोज याद रखिएगा 5 बूंद यानी 5 ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीसीबी। तो पीसीबी भी जो होता है, पीसीबी और एफआईपीबी दोनों देखिए, एफआईपीबी कब कब देते हैं, एफआईपीबी 1.5 मंथ पे देते हैं और 3.5 मंथ पे और 9 मंथ पे देते हैं। वैसे ही पीसीबी देते हैं 1.5 मंथ पे, 3.5 मंथ पे और फिर 9 मंथ पे, ठीक है, याद रखिएगा। सेम वैसे ही है, ये जब जब देते हैं एफआईपीबी और पीसीबी दोनों का सेम ही है डेट, ठीक है। यही अंतर है कि इसमें 0.5 ml देते हैं एफआईपीबी और इसमें 0.5 ml देते हैं, ठीक है। और अधिकतम दोनों का 1 वर्ष ही है और इसको भी घोलने की ज़रूरत नहीं होता है और इसको भी नहीं होता है। इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है, यानी कि आईएम देते हैं और आईएम 90 डिग्री पे देते हैं, याद रखिएगा। और इसका जो है दाई मध्य जांघ पे देते हैं, ठीक है, दाई मध्य जांघ पे। ये सारा कुछ आप लोग को याद ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद जैसे ही क्या होता है देखिए, कब कब हम लोग देती है, जन्म के तुरंत बाद, उसको 0 डोज भी बोलते हैं या फिर बर्थ डोज बोलते हैं। उसके बाद कब दे दिए, उसके बाद जैसे ही वो 1.5 मंथ का हुआ तब देंगे, उसके बाद 2.5 मंथ का होगा तब देंगे, उसके बाद 3.5 मंथ का होगा तब देंगे, ठीक है। उसके बाद एक ही बार 9 मंथ पे लगता है, तो 3.5 मंथ तक तो हम लोग जान लिए। उसके बाद 9 मंथ का हम लोग जानते हैं, तो 9 मंथ का भी हम लोग जाने कि एफआईपीबी देते हैं 9 मंथ पे, पीसीबी देते हैं और एमआर देते हैं और विटामिन ए देते हैं, ठीक है। और क्या देते हैं, एमआर देते हैं। लेकिन इसमें जो है एक इसमें जेई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जेई भी देते हैं 9 मंथ पे। एमआर और जेई दोनों 9 मंथ पे और फिर 16 से 24 मंथ पे देते हैं, ठीक है। इसमें जेई एक जो है मिस्टेक है। तो 9 मंथ पे हम लोग क्या क्या दे दिए, एफआईपी भी दे दिए, पीसी भी दे दिए और एमआर दे दिए, जेई दे दिए और विटामिन ए दे दिए, ठीक है। विटामिन ए का आप लोग डोज याद रखिएगा। एफआईपीबी और बीसीबी तो बता दिया। अब एमआर देखिए, एमआर का फुल फॉर्म बताइए कि एमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एमआर का फुल फॉर्म बताइए। मीजल्स रूबेला, बहुत अच्छा, मीजल्स रूबेला होता है एमआर का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। इसको 9 मंथ पे देते हैं पहला डोज। दूसरा डोज जो है हम लोग 16 से 24 मंथ पे देते हैं। जेई का भी ऐसे ही होता है, जेई का भी दूसरा डोज जो है 16 से 24 मंथ पे और पहला डोज 9 मंथ पे, ठीक है, यानी 9 मंथ पूरा होने पे 9 मंथ के बाद, ठीक है। उसके बाद इसका अधिकतम आयु की बात करें तो 5 वर्ष तक होता है। जेई का भी अधिकतम आयु 5 वर्ष होता है, ठीक है। इसका डोज 0.5 ml, जेई का भी डोज 0.5 ml होता है, ठीक है। इसको घोलने की ज़रूरत होता है एमआर को, जेई को घोलने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद इसको क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस यानी एसी यानी 45 डिग्री पे। जेई को भी सबक्यूटेनियस ही देते हैं, ठीक है, 45 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे एमआर को ऊपरी बाईं बाह पे देते हैं यहाँ पे, और एमआर को दाईं ऊपरी बाह पे, ठीक है, दाईं हो गया यानी राइट। और जेई को जो है हम लोग जेई को कहाँ देते हैं, बाई जो है वो पैर में देते हैं, ठीक है। इसको हम सर से बोल देंगे इसको सुधार करने के लिए, क्योंकि जेई जो होता है ना वो सब जो है स्टेट में लागू नहीं होता है, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बिहार में ये लागू है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा जेई के बारे में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है जापानी इन्फ्लाइटिस, ठीक है। तो वो कहाँ दिलाता है, वो दिलाता है बायां पैर में, ठीक है, बायां पैर मध्य जांघ में बाहरी हिस्सा में जेई दिलाता है। और एमआर कहाँ दिलाता है, दाईं ऊपरी बाह में। ये सब याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि जो 8853 में जॉब कर रही होंगी उनको तो ये बहुत अच्छे तरीक़ा से याद होगा, या फिर जो कोई भी अगर कोई भी प्राइवेट में इम्यूनाइजेशन में अगर काम कर रही होंगी तो उनको ये सारा कुछ याद होगा। अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का फर्स्ट डोज हम लोग 9 मंथ पूरा होने के बाद देते हैं, ठीक है। इसका अधिकतम आयु हम लोग बात करें तो अधिकतम आयु जो है वो 5 वर्ष तक होता है, और 9 मंथ पे इसको हम लोग 1 लाख IU देते हैं, ठीक है। IU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि 9 मंथ में विटामिन ए की खुराक क्या होते हैं, तो 1 लाख IU बोलिए या फिर 1 ml बोलिए। 1 ml में जो है वो 1 लाख IU होता है, 1 लाख इंटरनेशनल, ठीक है, यूनिट यानी इंटरनेशनल यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक होता है। तो आप लोग ये बोलिएगा, 1 ml बोलिए या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोलिए। तो विटामिन ए का 9 मंथ पे खुराक हो जाएगा ये 1 ml, ठीक है। और ये मुंह में दिलाता है, ठीक है। रूट और साइन जो है इसका दोनों रूट मुंह में ही होता है, ठीक है। ये तो हो गया 9 मंथ वाला। अब हम लोग शुरू करते हैं, अब बस थोड़ा सा ही बचा है 16 से 24 मंथ वाला। 16 से 24 मंथ पे वही हम लोग एमआर के बारे में जान ही गए हैं, तो एमआर देते हैं 16 से 24 मंथ पे, और जेई भी, ठीक है। दूसरा खुराक हम लोग कब देते हैं, 16 से 24 मंथ पे। दोनों का हम लोग जान गए हैं, वही अधिकतम आयु जो है 5 वर्ष, और खुराक यानी डोज 0.5 ml इसको घोलने की ज़रूरत होता है। और सब्टिट्यूनियस देते हैं, और दाईं बाह में ऊपरी बाह में देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है OPV बूस्टर हम लोग देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, OPV जो होता है 9 मंथ पे नहीं देते हैं, ठीक है। एक ही बार देते हैं हम लोग 3.5 मंथ के बाद, एक ही बार हम लोग देते हैं 16 से 24 माह पे, ठीक है, याद रखिएगा। 5 वर्ष तक इसकी भी अधिकतम आयु है, 2 बूंद है, ठीक है, मुंह में देते हैं, ये सभी को पता है। उसके बाद जो है 16 से 24 मंथ पे क्या होता है कि 9 मंथ के बाद जो विटामिन ए देते हैं, 9 मंथ पे विटामिन ए, उसके बाद 9 मंथ के बाद उसके बाद देते हैं 16 से 24 मंथ पे। लेकिन यहाँ पे इसका डोज चेंज हो जाता है, यही एक है जिसका डोज चेंज होता है, ठीक है, विटामिन ए का। और फिर BCG का भी आप लोग देखें कि 1 मंथ पे कुछ और डोज था, 1 मंथ के बाद कुछ और डोज था। तो विटामिन ए और BCG का थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग इसका डोज याद रखिएगा। ये विटामिन ए जो है वो 9 मंथ के बाद, इसके बाद कब देते हैं, 16 से 24 मंथ पे, ठीक है, 16 से 24 मंथ पे देते हैं, और 2 ml देते हैं, यानी 2 ml में हो जाएगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और मुंह में देते हैं। लेकिन 9 मंथ पे तो फर्स्ट डोज दे दे, उसके बाद दूसरा 16 से 24 मंथ पे। लेकिन इसका सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। इसका सिलसिला ये जो है, इसका टोटल 9 डोज देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन ए की टोटल कितनी खुराक देते हैं, तो 9 याद रखिएगा, 9। इसको याद करने का तरीका ये है कि विटामिन ए कब से शुरू होता है, 9 मंथ पे, तो 9 मंथ पे शुरू होता है, इसलिए इसका 9 डोज देते हैं, 9 खुराक देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पहला खुराक जो है 9 मंथ पे, उसके बाद 16 से 24 मंथ पे, उसके बाद 16 से 24 मंथ के बाद उसके बाद 6 मंथ पे 5 साल तक देते हैं, ठीक है।
जब जोड़ेंगे हम लोग 5 साल तक तो ये टोटल 9 खुराक हो जाएगा। ठीक है, 6 मंथ पे आप लोग याद रखिएगा। 16 से 24 जब माह पे उसके बाद दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 प्रत्येक 6 मंथ पे उसको देंगे। और कितना देंगे? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 2 ml, बोलिए बात बराबर है। मुंह में देंगे, ठीक है। इसका एक स्पून आता है ऐसे टाइप का, उसमें 2 लाइन बनाया रहता है, एक 1 लाख का और एक 2 लाख का। तो उसी स्पून से हम लोग विटामिन ए पिलाते हैं। उसके बाद 16 से 24 मंथ के बाद, उसके बाद जो है उस 16 से 24 मंथ पे क्या दे दिए? एमआर दे दिए, जेई दे दिए, ओपी भी दे दिए, विटामिन ए दिए। उसके बाद डीपीटी बूस्टर का पहला खुराक, ठीक है। डीपीटी बूस्टर का पहला खुराक भी देते हैं 16 से 24 मंथ पे। इसका अधिकतम आयु जो है 7 वर्ष है। 0.5 ml ही देते हैं। आईएम देते हैं। और कहाँ देंगे इसको? बाई मध्य जांघ या बाहरी हिस्सा में, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारा कुछ याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद 16 से 24 मंथ पे उसके बाद उस बच्चा को एक ही बार कब टीका लगेगा? ये विटामिन ए का तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अगर टीका की बात करें, विटामिन ए भी हालांकि टीका ही है, लेकिन ये सब 6 मंथ पे ये हो गया। लेकिन अगर सुई वाला बात करें, ये डीपीटी, तो डीपीटी उसके बाद 16 से 24 मंथ पे ये सारा टीका लग गया। उसके बाद उसको टीका लगता है 5 साल पे, 5 से 6 साल में डीपीटी बूस्टर का पहला खुराक। डीपीटी बूस्टर का पहला खुराक जो होता है वो लगता है 16 से 24 मंथ पे, और दूसरा खुराक 5 से 6 वर्ष में। इसका भी अधिकतम आयु कितना है? 7 वर्ष। डोज वही है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर है, 90 डिग्री पे। उसके बाद ऊपरी बाह पे, ऊपरी बाह जहाँ भी दिया रहेगा, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, किसी भी हाथ में आप लोग दे सकती हैं, ऊपरी हाथ में, ठीक है। 5 वर्ष पे बस यही देते हैं, 5 से 6 वर्ष पे डीपीटी, ठीक है। और टीडी उसके बाद आया 16 तथा 10 वर्ष पे, ठीक है। ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। बहुत लोग को ये भ्रम रहता है सिर्फ लड़की को, नहीं। ये टीडी 10 से 16 वर्ष पे सबको देते हैं, लड़का लड़की दोनों को। अधिकतम आयु जो है 16 वर्ष तक दे सकते हैं। और 0.5 ml इसका डोज है। आईएम जो है इसका ये है, रूट है। और फिर अंग का अगर बात करें तो ऊपरी बाह पे, ऊपरी बाह मतलब आप लोग को पता चल गया, किसी भी हाथ में हम लोग दे सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है कि ये सारा कुछ टीका तो दे दिए, लेकिन जब भी टीका लगाते हैं उसके बाद एक आता है आप लोगों को 4 की मैसेज, ठीक है। 4 की मैसेज, जब भी बच्चा को टीका लगा दिए उसके बाद 4 की मैसेज उसको बताना ज़रूरी होता है। 4 की मैसेज क्या है, ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। जैसे कि 0 डोज लग गया, उसके बाद फर्स्ट डोज लगता है, सेकेंड डोज लगता है, थर्ड डोज लगता है, ठीक है। तो जब भी टीका लगता है उसको हम लोग 4 की मैसेज देते हैं। की मैसेज क्या है, तो चलिए जानते हैं। देखिए 4 की मैसेज में क्या होता है, 4 ऐसी जानकारियाँ होती है जो बच्चा का जो भी अभिभावक है यानी कि गार्जियन है उनको हम लोग बताना रहता है। तो फर्स्ट मैसेज हम लोग ये देंगे। तो फर्स्ट मैसेज में हम लोग क्या बताएंगे, जो भी हम लोग वैक्सीन दिए हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा वैक्सीन किस बीमारी से बचाएगा। तो इसके लिए तो आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कौन सा वैक्सीन किस लिए किस लिए कौन बीमारी बचाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बीसीजी ही दिए, तो बीसीजी कौन सा बीमारी से बचाता है, तो आप लोग को पता है कि ये टीबी से बचाता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी से बचाता है, ठीक है। ओपी भी जो होता है वो पोलियो से बचाता है, बचाव करता है, ठीक है। और पेंटा जो होता है वो 5 बीमारियों से बचाता है। FIPV जो होता है वो भी पोलियो से बचाव करता है। ये सारी बीमारियां कौन सा टीका किस रोग से बचाता है, फर्स्ट मैसेज में ये हम लोग बताएंगे। दूसरा मैसेज में क्या हम लोग बताएंगे, अगला टीकाकरण के लिए कब और कहाँ आना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि उस बच्चा का टीकाकरण जो होता है वो सब सेंटर पे होता है, तो सब सेंटर पे होता है या फिर आंगनबाड़ी पे होता है, ठीक है।
तो जो फर्स्ट मान लीजिए बुधवार शुक्रवार को दिन पड़ता है, बुध या शुक्रवार के दिन ही ना टीकाकरण होता है, तो उसको जो है टीकाकरण मान लीजिए कि पड़ गया, लेकिन अगले महीना में फिर इसको पढ़ना है। मान लीजिए 1.5 मंथ पे पड़ गया तो 2.5 मंथ पे फिर उसको पढ़ना है ना, तो उसको अगला जब टीकाकरण होगा तो उसको कहाँ आना है, ठीक है, कब आना है, ये सारी जानकारी उसको देंगे। दूसरा नंबर मैसेज ये हो गया। तीसरा नंबर मैसेज में ये बताएंगे कि देखिए क्या होता है ना कि टीकाकरण हम लोग करते हैं, टीका करते हैं तो उसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी होता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट होता है यानी कि प्रतिकूल प्रभाव भी होता है, जैसे कि पेंटा हो गया, तो ये सारा कुछ देने से फीवर आता है या फिर रेडनेस आ सकता है, सुस्त हो सकता है, बच्चा रो सकता है। तो ये सारा कुछ उसको जो भी गार्जियन है उन लोगों को बताना है, ताकि उसके बारे में वो अवेयरनेस हो जाए, उन लोगों को ये भ्रम नहीं रहे कि टीकाकरण से कुछ हो, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों को जो है टीकाकरण का जितना प्रतिकूल प्रभाव है यानी साइड इफ़ेक्ट है, उन लोगों को पहले से ही बता देना है। तीसरा मैसेज, ठीक है। उसके बाद चौथा मैसेज ये है कि जब भी वो टीकाकरण के लिए आए तो टीकाकरण का जो कार्ड होता है वो साथ में लेकर आए, और टीकाकरण कार्ड को साथ में लेकर आना है। और क्या, टीकाकरण का जो कार्ड है उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है। पहला क्या हो गया मैसेज, पहला मैसेज ये हो गया कौन सा टीका दे रहे हैं तो किस बीमारी से बचाएगा, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया कि अगला टीकाकरण के लिए कब और कहाँ आना है, ठीक है। पहला क्या हो गया, पहला ये हो गया कौन सा टीका जो है किस बीमारी से बचाएगा। दूसरा हो गया कब और कहाँ आना है। तीसरा उसको साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। और फिर जो है चौथा ये है कि कार्ड को सुरक्षित रखना है और टीकाकरण के समय इसको साथ में लाना है। कार्ड को सुरक्षित रखना है और टीकाकरण को साथ में लाना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि कौन सा जो है वो 4 की मैसेज में नहीं आता है। तो जब आप लोग को 4 की मैसेज पता रहेगा तभी आप लोग बता पाइएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ही आता है। पहला क्या हो गया, आप लोग को नहीं पता तो आप लोग लिख लीजिए किस टीका को किस बीमारी से बचाता है। दूसरा हम लोग ये बताएंगे कब और कहाँ आना है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। चौथा है कि जब भी टीकाकरण है तो कार्ड को साथ में लाना है और कार्ड को सुरक्षित रखना है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग ये देखिए टीकाकरण कार्ड जो होता है ऐसे ही होता है। बर्थ डोज देखिए क्या क्या है, ओपी भी है, हेपेटाइटिस बी है और बीसीजी। इसको आप लोग ओवरऑल एक जो है सारांश के रूप में देख लीजिए। तो 1.5 मंथ पे क्या क्या हो गया यहाँ पे, ओपीवी फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, आरबीवी, पीसीबी और एफआईपीवी, ठीक है। 1.5 मंथ पे इतना जो है वो टीका लगता है। टोटल कितना टीका हो गया 1.5 मंथ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन सा टीका हो गया, ओपीवी, पेंटा, आरवीबी, पीसीबी, एफआईपीबी। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे ही 2.5 मंथ पे आते हैं तो केवल ओपीवी दिलाता है और आरवीबी और पेंटा, ठीक है, बस 3 ही। उसके बाद हम लोग जैसे ही आएंगे हम लोग यहाँ पे 3.5 मंथ पे तो ओपीवी, पेंटा, आरबीवी, पीसीबी, एफआईपीवी जैसे ही हम लोग जैसे 1.5 मंथ पे देते हैं आप लोग देखिए सेम ऐसे ही 3.5 मंथ पे, ठीक है। ये आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा, आप लोग को याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। फिर 9 मंथ पे आप लोग देखिए एमआर हो गया, विटामिन ए हो गया, जेई हो गया, पीसीबी बूस्टर हो गया और एफआईपीवी हो गया, ठीक है। 9 मंथ पे इतना टीकाकरण, 9 मंथ पे भी 5 ही होता है, ठीक है। 3.5 मंथ पे भी 5 और 1.5 मंथ पे भी 5 हो गया। ये याद रखिएगा कौन सा टीकाकरण कितने मंथ पे दिलाता है, ठीक है, कौन कौन सा टीकाकरण लगता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग 16 से 24 मंथ पे आते हैं तो 16 से 24 मंथ पे भी हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है। 16 से 24 मंथ पे भी 5 ही हो गया, जैसे कि डीपीटी बूस्टर फर्स्ट हो गया, एमआर2 हो गया, ओपीवी बूस्टर हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, और जेई 2 हो गया यानी सेकेंड डोज हो गया।
5 से 16 वर्ष में अगर बात करें तो 5 से 16 वर्ष में बस ये डीपीटी बूस्टर लगता है। विटामिन ए का डोज देखिए, विटामिन ए का डोज यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल 9 डोज दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप लोगों का ख़त्म हो गया। ठीक है, वो उसमें जेई जो है वो उसमें मिसिंग था, तो आप लोग को उसमें सुधार कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, तब अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल समझ में आया कि नहीं, सभी लोग बताइए। तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग जो है पूछिए। देखिए, इसको आप लोग याद करना ही पड़ेगा, कौन सा टीकाकरण किस मंथ पे दिलाता है। ठीक है, बाकी कौन सा बीमारी किस लिए बचाव करता है तो इसको तो हम बता दिए हैं। ठीक है, पीसीवी का, ठीक है, पीसीवी जो होता है वो निमोनिया से बचाता है। ठीक है, निमोनिया से बचाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूमोकोकल। ठीक है, पी से स्टार्ट होता है, पी जो है इसमें साइलेंट होता है, तो न्यूमोकोकल पी से हो गया, और सी से हो गया कंजुकेटेड, और वी से हो जाएगा वैक्सीन। न्यूमोकोकल कंजुकेटेड वैक्सीन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये बचाता है निमोनिया से। ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन ए तो आप लोग को पता है, विटामिन ए जो होता है वहाँ के लिए कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो रतौंधी ये सारा कुछ विटामिन ए ही बताता है। आँख में जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं वो विटामिन ए ही बचाता है। तो ये आप लोग का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ख़त्म हो गया, आप लोग को बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगला क्लास जो है हम लोग का जो है वो होगा, अगला क्लास हम लोग का मिडवाइफरी का थ्योरी क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास आप लोग को पता है, ऑब्जेक्टिव जो है 500 से 600 जो है वो करा दिया गया है टोटल। जो लोग भी अगर नए जुड़े हैं तो वो रिकॉर्डेड क्लास जो है उसमें है, तो आप लोग देख सकती हैं। बाकी जो पहले से जुड़ी हुई हैं तो आप लोग को पता है। तो अब हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर इम्पोर्टेंट बचा हुआ है तो हम लोग थ्योरी भी थोड़ा बहुत कर लेंगे जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को ये जो है क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं? चलिए, समझ में आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं, अब अगला क्लास में मिलते हैं। सब लोगों को गुड नाइट, थैंक यू।